मल्टीग्रेड जीएस हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। तो पहली बात, ये मगध साम्राज्य है क्या? आपने जो इससे पहले का टॉपिक पढ़ा था महाजनपद युग यानी महाजनपद काल, उसमें 16 महाजनपद थे जिसमें कुछ गणराज्य वाले थे और कुछ क्या थे, राजतंत्र वाले थे। तो वहीं पे उनमें से आपको ध्यान होगा एक राज्य था मगध राज्य। कौन सा था? मगध। मगध महाजनपद था। तो कहानी क्या थी कि 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में से कौन था? मगध था। लेकिन इसके शासक इतने प्रतापी थे, इतने प्रतिभाशाली थे कि इन्होंने करा क्या, लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते क्या करा कि प्रमुख रूप से 4 महाजनपद रह गए। कौन सा? मगध, अवंती, वत्स और कौशल। ये भारत का नक्शा है, इस पे आप देख रहे हैं अवंती प्रदेश जो है ये मालवा का प्रदेश है, जो मालवा दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिए प्रदेश कौन सा था? अवंती। कौन सा था? अवंती। ठीक है। तीसरा क्या था? वत्स। ये देखिए ये क्या है? वत्स, जो आजकल वर्तमान का इलाहाबाद है। और इसके ऊपर क्या था? कौशल, जो कि फैजाबाद या अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। और फिर क्या था आपका? ये मगध। क्या है? मगध। तो देखा कि अवंती, मगध, कौशल और वत्स, इन चारों महाजनपदों में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी, वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि कौन किसे जीत ले। अब वही हुआ कि मगध के प्रतापी शासक कुछ ज्यादा थे। वो कौन थे? बृहद्रथ थे, जरासंध थे, रिपुंजय थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे और शिशुनाग, कालाशोक। तो इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक थे ये सभी। और इन्होंने क्या करा, जो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, मैंने बताया 16 महाजनपद, उनमें से एक कौन सा था? मगध। लेकिन इसमें जो पावर थी वो 4 महाजनपदों के पास में थी। और इन 4 महाजनपदों में भी जो वर्चस्व की लड़ाई हुई और एकाग्र मतलब एक करने की लड़ाई हुई, वो हुई जो लड़ाई हुई उसमें मगध ने अवंती को जीता, वत्स को जीता और कौशल को जीता। इन चारों को मिला के एक बन गया, वो क्या बन गया? मगध साम्राज्य। क्या बन गया? मगध साम्राज्य। अब वो मगध साम्राज्य कैसे बना इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आप ये समझिए, 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था मगध और उसमें 4 बचे थे। कौन? मगध, अवंती, वत्स और कौशल। इन चारों में लड़ाई हुई एक छत्र शासन को लेकर, जिसमें मगध की अंतिम विजय हुई। मगध की विजय हुई। जैसे अंग्रेजों में, फ्रांस में, फ्रांसीसी में, डचों में लड़ाई हुई थी तो अंत में अंग्रेजों को विजयश्री मिली, वैसे ही यहाँ पे मगध को अंत में साम्राज्य मिल गया क्योंकि इसके शासक काफी प्रतापी और महत्वाकांक्षी थे। अब क्या होता है, मगध की भौगोलिक स्थिति क्या थी? मगध की भौगोलिक स्थिति, जो आज का गया मुंगेर है, वो इलाका प्राचीन काल में मगध कहलाता था। ठीक है। तो इस मगध के, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कंपटीशन में, आ सकता है, चिंतन रिलेटेड क्वेश्चन है कि मगध की जो स्थिति थी तो इसके उत्तर में कौन सी नदी थी? गंगा नदी। मगध के, जे मगध है, क्या है? मगध। इसके उत्तर में कौन सी नदी है? गंगा नदी। दक्षिण में क्या है? विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी। और पश्चिम में इसके क्या है? सोन नदी। और पूर्व में क्या है? चंपा नदी। तो मगध की भौगोलिक स्थिति आपने देखी कि उत्तर में क्या है? गंगा नदी, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में सोन नदी और इधर पूर्व में चंपा नदी। ये इसकी क्या थी? स्थिति थी। अब इस मगध साम्राज्य में 4 प्रमुख वंशों ने शासन किया है। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने। पहला वंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश। पहला वंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश। दूसरा हर्यक वंश। तीसरा शिशुनाग वंश। फिर नंद वंश। वो जो आप सीरियल देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो उसमें यहाँ की कहानी है घनानंद की। चाणक्य का जो मैटर आता है, चाणक्य का जो किस्सा आता है, आपको पता ही होगा, तो वो कहाँ आता है? इसी में आता है। तो ये क्या? मगध साम्राज्य। इसमें घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पहला वंश क्या है? बृहद्रथ वंश। देखिए एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये पूछेगा कि प्रथम वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। अंतिम वंश कौन सा था? नंद वंश। फिर पूछता है राजा कि बृहद्रथ वंश का प्रथम राजा कौन था और अंतिम राजा। हर्यक वंश का प्रथम राजा, अंतिम राजा। शिशुनाग वंश का प्रथम राजा, अंतिम राजा। नंद वंश का प्रथम राजा और अंतिम राजा। और इसकी नींव किसने डाली थी? बृहद्रथ ने। किसने? बृहद्रथ ने। बृहद्रथ, इसकी नींव रखी थी बृहद्रथ ने। ठीक है। तो ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं आता है, पुराणों में बस जिक्र आया है कि बृहद्रथ जो था, इसने इस वंश की नींव रखी थी और इसका पुत्र जरासंध हुआ और उसका पुत्र कौन हुआ? रिपुंजय हुआ। इसके बाद आपका आता है हर्यक वंश। कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश में जो पहला शासक हुआ है वो कौन हुआ है? बिंबिसार। पहला शासक जो इसका आया है वो आया है कौन? बिंबिसार, जिसको श्रोणिये भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या था? श्रोणिये।
इसने अपना एक खास काम ये करा कि इसने जो साम्राज्य विस्तार करा उसके लिए एक अलग नीति अपनाई। वो नीति क्या थी? विवाह की नीति। क्या थी? नीति विवाह की। इसका साम्राज्य कुछ इस तरीके का था। मान के चलिए ये भारत का नक्शा आ गया, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। अब इसमें यहाँ पे क्या है? मगध। यहाँ पे क्या है? मगध, जिसकी राजधानी, दो राजधानी थी। कौन कौन सी मगध की दो राजधानियां थी? हाँ भाई, मगध की राजधानी जो थी वो क्या थी? गिरि वज्र। क्या थी? गिरि वज्र। इसकी राजधानी क्या थी? गिरि वज्र या राजगृह, या क्या थी? राजगृह, राजगृह थी, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या था? मध्य प्रदेश। क्या था? मध्य प्रदेश। और जस्ट यहाँ पे क्या था? कौशल। क्या था? कौशल। और यहाँ पे क्या था? लिच्छवी। यहाँ पे क्या था? लिच्छवी। और यहाँ पे क्या था? अंग प्रदेश। क्या था? अंग, ठीक है। क्या था इसका? अंग और मद्र। अब इसने जो अंग प्रदेश था उसको तो स्वतंत्र रूप से जीत लिया। अंग प्रदेश को क्या करा? स्वतंत्र रूप से जीत लिया। हम बात कर रहे हैं बिंबिसार की। इसने अंग प्रदेश को जीत लिया, युद्ध करा और जीत लिया। जीतने के बाद क्या होता है? अगला प्रदेश था लिच्छवी। कौन सा था? लिच्छवी। तो जो लिच्छवी प्रदेश था वहां पे क्या होता है? लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन कौन थी? उनकी बहन थी चेलना। इन्होंने उससे शादी कर ली। तो एक तो फला लाइट का सिस्टम इस बार यार, ये तो बोर्ड में सही से साफ करूंगा। बोर्ड बना ले रहा हूं उसको, रुक जाओ यहाँ पे भाई, बड़ा कॉन्सर्ट तैयार चाहिए हो। दूसरा प्रमुख वंश है हर्यक वंश, और इसका प्रथम शासक जो था बिंबिसार था। तो प्रथम शासक कौन है? बिंबिसार। और दूसरा शासक कौन है? उदयन या उदयभद्र। ये डायनेस्टी पूरे इतिहास में पितृहंताओं के नाम से जानी जाती है, जो कि अपने पिता की हत्या करने के बाद ही सिंहासन पर बैठे थे। जिसका पहला शासक है बिंबिसार। ये जब शासक बना तो इसका एक नाम जो था शोड़िये भी है। क्या है? शोड़िये। 544-493 ईसा पूर्व सबसे पहले इसने अंग को जीता। क्या जीता? अंग को। लेकिन हुआ क्या था? अंग को जीता जब इसने तो बहुत ज्यादा बंदी बनाए गए, बहुत ज्यादा हत्याएं हुई, बहुत से लोग मारे गए। तब इसने बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता ये अपनाया, ये गौतम बुद्ध से थोड़ा प्रभावित था। इसको लगा ये हिंसा का तरीका है जब इसने अंग प्रदेश को जीता। इसके बाद इसने दूसरा तरीका अपनाया विवाह का। सबसे पहले क्या करा? जैसा कि मैंने बताया कि मगध को शक्तिशाली बनाने में इन राजाओं का प्रमुख रूप से योगदान यह रहा कि ये जो आसपास के दूसरे महाजनपद थे उसको खींच कर इसमें जोड़ रहे थे। इसी क्रम में बिंबिसार ने क्या करा? सबसे पहले अंग को जीत लिया। अगर जो आप एक मगध का वो देखें सिस्टम, तो यहां पे था अंग। अंग को जीत लिया। किसने जीत लिया? ये क्या है? मगध। ये है मगध। मगध के राजा बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीत लिया। लेकिन यहाँ पे बहुत हानि हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत से बंदी बनाए गए। तो ऐसी स्थिति में इसने अपना पैटर्न चेंज किया। इसने फिर क्या किया? विवाह का तरीका अपनाया। इसके बाद इसने सबसे पहले जो लिच्छवी राज था, ये कौन सा? लिच्छवी। जो लिच्छवी महाजनपद था, इस लिच्छवी महाजनपद में चेटक की पुत्री चेलना से विवाह कर लिया। और विवाह करने के फलस्वरूप इसको लिच्छवी जो था दहेज में मिल गया। और इसी चेलना, जो चेटक की पुत्री थी चेलना, इसी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या था? अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु, जो इसकी बाद में मृत्यु का कारण बना। इसके बाद इसने जो दूसरा विवाह किया वो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से। जो कौशल नरेश था, जो से वर्तमान का इलाहाबाद कहते हैं, जिसे वर्तमान में जो है फैजाबाद कहते हैं, इस फैजाबाद में कौशल महाजनपद, इसके नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। जिसके बाद इसे दहेज में क्या मिल गया? काशी, जिसका नाम है वाराणसी। और तीसरी शादी इसने की मद्र की राजकुमारी क्षेमा से। इस तरीके से इसने मध्य प्रदेश, कौशल प्रदेश, लिच्छवी प्रदेश और ये सब किस में मिला लिए? मगध में मिला लिए। और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवैद्य था जिसका नाम क्या था? जीवक। कई बार ये क्वेश्चन आता है, जीवक किसके शासनकाल में था? ये था बिंबिसार के। ये जीवक की खास बात क्या रही थी कि ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य था। जब
जो ये चंद्र प्रद्योत थे, साउथ में, थोड़ा साउथ आएंगे मगध से, तो यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे चंद्र प्रद्योत। इनको बीमारी हो गई थी पीलिया की, ये मृत्यु के निकट थे। तब इनका इलाज किसने किया था? जीवक ने। और इनको भेजा कौन था? आपके बिंबिसार, और इनको सही कर दिया। जो राजवैद्य जीवक थे ये एक साल्वती नामक गणिका के पुत्र थे, और इन्हीं के समय में जो राजगृह था राजधानी मगध की, उसमें बुद्ध आए थे। और फिर इनकी हत्या कुड़िक, जिसका नाम वर्तमान में अजातशत्रु हुआ, जो अजातशत्रु नाम से गद्दी बैठा, उसने कर दी। इन्हीं का पुत्र कुड़िक। तो अजातशत्रु का दूसरा नाम कुड़िक था। यहाँ धोखा मत खा जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अजातशत्रु आप रटे हुए हैं, वहां पे ऑप्शन में कुड़िक आ जाए। तो अजातशत्रु का एक नाम कुड़िक है। ये नाम इसका जो राज्यारोहण हुआ था, उस जो इसका राज्य अभिषेक हुआ था, उस राज्य अभिषेक से पहले का नाम कुड़िक था, और बाद का नाम क्या है? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का समय शुरू होता है। इसने पिता की हत्या करने के बाद दूसरा का, जैसे इसने पिता की हत्या की, तो जो आपके पिरसेनजित थे, पिरसेनजित थे कौशल, जो कौशल महाजनपद के नरेश थे, वो इस चीज से नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद उन्होंने अपना राज्य वापस ले लिया। भाई क्योंकि इसके पिता जो थे उनने शादी की थी इनकी बहन महाकौशला से, तो गिफ्ट के रूप में क्या दिया था? दहेज के रूप में ये कौशल दिया था। चूंकि बेटे ने पिता की हत्या की, इस कारण से पिरसेनजित नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने अपना राज्य वापस ले लिया। अजातशत्रु को इस पर बहुत गुस्सा आई, उसने पुनः इनसे युद्ध कर दिया। युद्ध किससे करा? पिरसेनजित राजा से। और अंत में क्या हुआ? युद्ध में इसकी विजय हुई, और विजय ना तो इनकी विजय हुई ना उनकी विजय हुई, अंत में समझौता करना पड़ा, संधि करना पड़ी। तो अंत में संधि हुई, और संधि में जो कौशल राज था वो इसको अजातशत्रु को वापस मिला, और जो इसकी पुत्री बजीरा थी उससे इसका विवाह कर दिया गया। इसके बाद ये बहुत ही, देखो क्या कहा कि मगध क्यों शक्तिशाली बना? क्योंकि इसके राजा महत्वाकांक्षी थे। फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति जो थी, अंग्रेजों ने जिसका प्रयोग किया था, इससे पहले इसका प्रयोग अजातशत्रु ने कर लिया था। क्या किया था? फूट डालो और राज करो। जो इसकी नानी का घर था या नाना का घर था, तो वहां पे कहां? लिच्छवी में। जो लिच्छवी है, आप देख रहे हैं कि चेटक की पुत्री चेलना, तो इसने क्या करा? लिच्छवी में अपने जो एक कुटिल मंत्री का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा चालाक और कूटनीतिज्ञ होता है, अपने एक कुटिल मंत्री बत्सकार को भेजा। वो बेस बदलकर 15 साल तक कहां रहता रहा? लिच्छवी में रहता रहा, और वहां पे फूट डाली, उसको कमजोर किया, और अंत में वैशाली पर आक्रमण कर दिया, और वैशाली को भी मगध में मिला लिया। अंत में वही हुआ कि इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी, और भाई पुत्र के द्वारा ये मारा गया। फिर क्या होता है? यहाँ दो खास बातें ये हैं कि राजगृह में भी बुद्ध आए थे बिंबिसार के समय में, और अजातशत्रु के समय में भी बुद्ध आए थे। कहाँ आए थे? राजगृह। और सबसे खास बात क्या है कि राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, और इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें आनंद और उपाली बुद्ध के 2 शिष्य आए थे। आनंद ने सुत्त पिटक लिखा, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, और उपाली ने विनय पिटक लिखा, जिसमें संघ के नियमों के बारे में बताया गया है। अब समय शुरू होता है उदयन और उदयभद्र का। अब इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नया नगर बसाया था, जिसका नाम क्या था? कुसुमपुर। इस कुसुमपुर का नाम ही आगे चलकर क्या हो गया? पाटलिपुत्र। क्या हो गया? पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र का नाम ही मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने बदल के क्या कर दिया? पटना। तो ये पटना कैसे बना? पटना सबसे पहले कुसुमपुर, कुसुमपुर से पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से क्या बना? आपका पटना। एक व्यक्ति ने भी छुरा भोगकर इसकी हत्या कर दी। बाद में इसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने धीरे धीरे बारी बारी से अपना शासन किया। जनता जो थी ऐसे पितृहंताओं से तंग आ चुकी थी, तो उनको हटाकर, इनको गद्दी हटाकर एक शिशुनाग नाम के व्यक्ति को अगला राजा बनाया या गद्दी पर बिठाला। अगला वंश है हमारा शिशुनाग वंश। इसके नाम पर मत जाइए, जैसा कि नाम है शिशुनाग, बहुत खतरनाक होगा। हाँ, ये सेनापति था इससे पहले वाले वंश का। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो ये था कि इसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद था मगध।
कौन सा था? मगध था। इस मगध की को जो शासक रहे हैं वो इतने प्रतापी और शक्तिशाली रहे कि आसपास के जितने भी महाजनपद थे उनको जोड़ जोड़ के किसमें पहुंचाते रहे? मगध में पहुंचाते रहे, और मगध बन गया एक खतरनाक साम्राज्य। तो इसी क्रम में शिशुनाग की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो ये थी कि इसने अवंती को जीत लिया, और अवंती को जीतकर किसमें मिला लिया? इसने सीधे मिला लिया मगध में, और राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। बस इसने एक ही काम गलत किया, क्योंकि पाटलिपुत्र की ये महत्ता नहीं समझ पाया, जिसको देखते हुए इसने क्या करा कि राजधानी अपने क्या बना ली? वैशाली बना ली, और कुछ ज्यादा काम नहीं किया। इसी क्रम में इसका दूसरा शासक हुआ है कालाशोक, जिसका नाम था काकवर्ण। कालाशोक भी आता है और काकवर्ण भी आता है। तो ये काकवर्ण था, इसने पाटलिपुत्र की महत्ता को समझा और अपनी राजधानी को क्या करा? पुनः पाटलिपुत्र ले आया। और इसके समय में ही जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई इसके समय में, और इसका अध्यक्ष था साकब मीर। और इसमें दो ग्रुप बन गए, एक स्थिविर और दूसरा महासंदिक। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो स्थिविर वाले ग्रुप के लोग थे ये कह रहे थे कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो चल रहे हैं वो ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो महासंधिक वाला दूसरा ग्रुप था और इसे महाकश्यप था, ये दो बातों बोला। ये बोला भाई हम परिवर्तन करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में। तो दूसरी टीम ने कहा क्या परिवर्तन करोगे? बोला हम लंच के बाद विश्राम हम खाना, दोपहर का खाना जो लंच होता है उसके बाद हम आराम करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का नियम ये है दोपहर के खाने के बाद आराम ना किया जाए। तो इसने पहली बात ये रखी कि दोपहर के खाने के बाद आराम हो, और दूसरी बात ये ली गोल्ड दान में लिया जा सके। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया था कि ना दान लेना है किसी भी अमूल्य वस्तु का, और ना ही हमें ज्यादा विश्राम करना है। लेकिन महाकश्यप इस चीज पर अड़ गया कि नहीं, हमें क्या करना है? लंच के बाद विश्राम करना है और गोल्ड भी दान में लेना। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जब आपको भारी मात्रा में गोल्ड और दान मिलने लगता है और रेस्ट मिल जाता है, फिर आप लग्जरी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। अगला वंश आया नंद वंश। अंतिम वंश कौन सा था? नंद वंश। इसका जिसने इसको स्थापित किया था उसका नाम था महापद्म नंद। बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया। घनानंद तो बस केवल मदरा पे ही जिंदा रहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे परिश्रम और मेहनत की थी वो महापद्म नंद ने की थी। ये शूद्र जाति का था और जैन धर्म का पोषक था, यानी जैन धर्म को बहुत अच्छे से मानता था। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज इसके समय में बन चुका था, यानी जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज बना था वो कौन सा बना था? मगध बना था। इसने कलिंग पे आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण करा? कलिंग पे आक्रमण किया। और एक क्वेश्चन आता है कि नहर की स्थापना कहां की गई थी, और इसने वहां कलिंग में क्या करा? एक नहर की स्थापना कर दी। और नहर की स्थापना करने के बाद क्या हुआ? एक प्रतिमा को जो जैन धर्म संबंधित थी अपने साथ लेकर आया, जैन धर्म की प्रतिमा को। और जो पहली शताब्दी में कलिंग का शासक खारवेल था उसने अपने हाथी गुम्फ अभिलेख में इसका वर्णन किया है। बड़ा कई बार क्वेश्चन आता है कि हाथी गुम्फ अभिलेख किसका है? ये कलिंग के शासक खारवेल का है, ठीक है। और जो इसका अंतिम शासक था वो घनानंद था। जितना भी स्ट्रगल करना पड़ा था वो महापद्म नंद को करना पड़ा था, घनानंद को कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, और वह सुरा सिगार और सुंदरी पे जिंदा रहने लगा। इसने जो सबसे खतरनाक काम किया था वो क्या किया था कि जनता पर अत्यधिक कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और जब जनता पे टैक्स लगा जनता व्याकुल होने लगी। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय पे हुआ था, और इस चीज को भाप के जो तक्षशिला के प्रोफेसर थे, आचार्य थे, जिनके कई नाम है, पहला नाम जो है वो है विष्णुगुप्त, दूसरा नाम जो है वो चाणक्य, वो इनसे विचार विमर्श करने आए। तो दोपहर का समय था, ये मदरा पी रहा था, नृत्य का आनंद ले रहा था। अचानक वो उससे विचार विमर्श करने आए तो इसने क्या करा? घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया, और इतना अपमान कर दिया उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उनकी शिखा खुल गई और वो उस अपमान को सहन ना कर सके, और उन्होंने फिर इसको चुनौती दे दी कि इसका साम्राज्य सारा उखेड़ के फेंक देंगे। किसने? चाणक्य ने। और उसका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी है कि वह अपने पोषण के लिए योग्य सम्राटों का निर्माण स्वयं कर सकता है, कि शिक्षा में इतनी शक्ति है कि वह अपने पोषण के लिए योग्य सम्राटों का निर्माण स्वयं कर सकता है। इसी क्रम में विंध्याचलों के वनों में उसे एक बालक मिला, जिस बालक को वो 1000 करशापड़, जो समय की मुद्रा थी, इसमें खरीद कर लाया, और इसको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई। हाँ, ये वही बालक था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। कई कहानियां हैं चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। एक कहानी ये भी आती है जब विंध्याचल के जंगल में
घूम रहे थे आचार्य चाणक्य, तो उनको एक बच्चा मिला जो कि निर्णय करने के लिए प्रसिद्ध हो गया था, जो क्या करता था, लोगों के समझौते करता था, निर्णय करता था। तो चाणक्य के सामने ही घटना ये घटती है, क्या घटना घटती है कि बहुत सी भीड़ लगी हुई है और एक तरफ एक पक्ष है, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है। और समस्या ये थी कि एक गाय थी, एक व्यक्ति की। जब वो विदेश काम करने जा रहा था तब उसने क्या करा कि उस गाय को अपने पड़ोसी को दे दिया कि जब तक मैं विदेश जा रहा हूं इस गाय की आप सेवा करिए, इस गाय को रखिए और इसका दूध पीजिए, और जब मैं वापस आऊंगा तो ये गाय मुझको दे देना। कुछ समय के बाद जो पड़ोसी है वो वापस आ जाता है, तो वो गाय जो होती है उसका एक बछड़ा भी हो जाता है। अब बछड़ा हो जाता है तब क्या होता है कि जो गाय का असली मालिक होता है वो कहता है आप मुझको गाय भी दे दीजिए और आप मुझको बछड़ा दे दीजिए। लेकिन पड़ोसी कहता है जी नहीं, आपको केवल गाय मिलेगी, बछड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उस समय नहीं था, ये तो जब मेरे पास थी तो हुआ। इतना कहने के बाद जो दूसरा पक्ष था, जिसने गाय को रखा था अपने पास में, वो बोला नहीं, मैं बछड़ा नहीं दूंगा, ओनली गाय दूंगा। फिर ये बच्चा जो है तुरंत कहता है कि गाय वापस और बछड़ा वापस करोगे या नहीं? तब वो कहता है हम बछड़ा वापस नहीं करेंगे। तब वह बच्चा कहता है इसको दंड दिया जाए, इसको दंड दिया जाए। दंड नीति का इतना कुशल प्रयोग जब आचार्य चाणक्य ने देखा उस बच्चे के द्वारा, वो समझ गए कि ये योग्य बच्चा है। और जैसे ही दंड की बात करी, दूसरा व्यक्ति डर गया, उसने गाय भी वापस कर दी, बछड़ा भी वापस कर दिया, क्योंकि न्याय ये था कि जितने दिन उन्होंने गाय रखी उतने दिन उसने दूध का भोग किया। तो ये कहानी भी आती। दूसरी कहानी ये आती, वो राजकीलम खेल रहा था, यानी राजाओं का और जो प्रजा का खेल होता है कि एक बच्चा राजा बन जाता है, प्रजा की समस्याएं सुनता है, इसी को राजकीलम कहते हैं। तो ये क्या कर रहा था, खेल खेल रहा था। कहानियां कई हैं, कहानियां जो हैं कई हैं। एक कहानी ये भी है कि इसको ये अपने साथियों के लिए कुछ रोटी के जुगाड़ में, किसी जुगाड़ में किसी दूसरे लोगों से भिड़ गया था, केवल अपने साथियों की खातिर। तो ये कौन थे? ये आचार्य चाणक्य थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, उसको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। और शिक्षा देने के बाद क्या करा, जो घनानंद था इसके साथ युद्ध होता है और युद्ध में घनानंद मारा जाता है। और इसके बाद क्या है, ये अखंड भारत का निर्माण होता है। ये अखंड भारत का निर्माण इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि जो चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य थे, वो भी कम विद्वान नहीं थे। दंड नीति में भी उनकी एक पुस्तक है, आप देखेंगे अर्थशास्त्र। वो ऐसा नहीं कि रुपए पैसे संबंधित है, उसमें नीति लिखी गई है, कैसे राज को चलाना चाहिए, क्या होना चाहिए। आचार्य चाणक्य की भी अपनी बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी है उनकी ईमानदारी को लेके, उनकी सत्यनिष्ठा को लेके, कि एक बार एक विदेश का दूत उनसे मिलने आया। विदेश के जो राजा थे उन्होंने अपना एक दूत भेजा कि जाओ चाणक्य से किसी मुद्दे पर बात करके आओ। तो चाणक्य उस समय अपना कोई काम कर रहे थे, एक दीपक जलाकर अपना एक काम कर रहे थे। और जब वह व्यक्ति उनसे मिलने आया तो जो गेट पे होते ही हैं, क्योंकि चूंकि प्रधानमंत्री थे, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वो मौर्य साम्राज्य के जब प्रधानमंत्री थे तो सादगी इतनी थी कि राजमहल से दूर जंगल में कुटिया में रहते थे। और जब वह दूत उनसे मिलने आया तब क्या होता है कि जैसे ही वार्ता शुरू होती है वो एक दीपक को बुझा देते हैं और दूसरा दीपक जला लेते हैं। और जब वार्ता खत्म हो जाती है तो वह पुनः जो पहले वाला दीपक जल रहा था उसको जला लेते हैं। दूत आश्चर्यचकित हो जाता है, वह पूछता है कि ये क्या बात है कि जब एक दिया जल रहा था तो इसको बुझाकर आपने दूसरा दिया क्यों जलाया? तब उन्होंने कहा कि जिस दिए से मैं अपना काम कर रहा था, उस दिए में जो तेल था वो मेरे वेतन का था, मेरे परिश्रम का था, और वो मैं अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन आपसे बात करने दौरान जो तेल इस्तेमाल किया गया वो तेल राज्य का था, क्योंकि मैं उस समय राज का काम कर रहा था। दूसरी कहानी ये भी आती है कि एक बार इनको, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने बहुत ढेर सारे कंबल दिए और कहा इसको प्रजा में बांट दो। तो इन्होंने अपनी कुटिया में ले जाकर रख दिए, क्योंकि अगले दिन बांटना था। ईमानदारी ऐसी, सत्यनिष्ठा ऐसी कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो उन्होंने उस कंबलों का इस्तेमाल नहीं किया और अपने कहाँ सो रहे थे, जमीन पर सो रहे थे। अचानक चोर आते हैं और चोर क्या देखते हैं कि इतने कंबल हो, चोर कंबल चुराने आते हैं, चोरों के पास इंफॉर्मेशन सटीक होती है कि यहाँ पे इतने कंबल हैं, इसको चुरा ली जाए। लेकिन जब चोर घर के अंदर एंट्री मारते हैं तो वो अलग ही दृश्य देखते हैं कि इतने कंबल होने के बाद भी चाणक्य हैं वो जमीन में सो रहे हैं और लेकिन कंबल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तब उन्हें रहा नहीं गया, चोरों ने चाणक्य से पूछा कि आपके पास जब इतने कंबल हैं तो आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो चाणक्य ने कहा कि ये मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये प्रजा के लिए हैं और मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं इन कंबलों का इस्तेमाल कर सकूं। दूसरी कहानी इनकी कांटे वाली आती है। जब ये तक्षशिला में घूम रहे थे, तक्षशिला में घूमते घूमते क्या होता है कि एक बार इनके पैर में कांटा चुभ गया, इनके पैर में कांटा चुभ गया। ये पास में ही गए और उसमें जाकर कांटे को खेड़ा और मट्ठा डाल दिया। तब इनके शिष्य आश्चर्यचकित हो गए कि आपके पैर में कांटा चुभा,
आपने इसको उखेड़ा, पर इसमें मठा क्यों डाल दिया? तब वो कहते हैं ये निमंत्रण है उन चींटियों के लिए जो आएंगी और इस कांटे की जड़ तक को समूल नाश कर देंगी, ताकि आज ये मेरे पैर में चुभा है, कल को किसी और के पैर में ना चुभे। और दूसरी कहानी इनकी ये भी आती है, नेक्स्ट कहानी आपकी रोटी वाली। उसमें क्या होता है कि जब ये पहली बार घनानंद से आक्रमण करते हैं, उसमें ये हार जाते हैं। हारने के बाद ये जब छुपे हुए घूमते हैं तो एक कुटी के पास क्या सुनते हैं कि एक माँ का बच्चा होता है, वो रोटी को, जैसी फूली हुई रोटी आती है उसके बीच में ही हाथ डाल देता है, जिसके कारण उसकी जो उंगली है जल जाती है। तो माँ बच्चे से कहती है कि बेटा ये गलती मत करो, बीचा बीच में हाथ मत डालो, रोटी को एक तरफ से तोड़ो, ताकि आप एक तरफ से तोड़ोगे हाथ नहीं जलेगा, बीच में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, एक तरफ से इसको खाओ। चाणक्य समझ जाते हैं कि हारने का जो कारण था वो कोई और नहीं था, क्योंकि मगध सेंटर था, पूरे का क्या था, सेंटर था। आक्रमण क्या करा गया था, मान के चलिए ये मगध है, मगध के बीचा बीच पावर पर हमला कर दिया, जिस कारण हार का सामना करना पड़ा। अगर जीतना है तो किनारों से राज को तोड़ना पड़ेगा, किनारों से युद्ध को जीतना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात चाणक्य की जो है वो है पंचतंत्र। आपने जब बीएड किया होगा, आपने बीटीसी की होगी, तो देखा होगा कि जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका है वो पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से। तो पंचतंत्र में भी यही करा है कि जो भी कहानियां हैं, अच्छी कहानियां हैं, वो किसके माध्यम से बताई गई हैं, पशु पक्षियों के माध्यम से। क्योंकि बच्चों को ज्ञान समझ में आता नहीं, उनको क्या समझ में आता है, कहानियां, मॉरल स्टोरीज जो होती हैं। आपने कक्षा 4 में पढ़ी होगी, वो एक राजा था अमर शक्ति, उसके कुछ बेटे थे, वो बहुत ही उद्दंड थे, तो वो ज्ञान नहीं प्राप्त करते थे। तो उनके गुरु ने क्या करा, उनको एक कहानी सुनाई। पंचतंत्र में ऐसी कहानी है कि एक बार वो 4 जो विद्वान थे वो अपनी शिक्षा पूरी करके आ रहे थे। अचानक क्या होता है, उन्हें रास्ते में कुछ हड्डियां मिल जाती हैं शेर की। तो वो तीन तो कहते हैं उसमें क्यों ना हम अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर को जिंदा कर दें। लेकिन जो उसमें से एक होता है वो कहता है नहीं, अगर हमने इसको जिंदा करा तो ये हमको ही मार के खा जाएगा। लेकिन वो 3 कहते हैं नहीं, हमको तो अपनी विद्या का प्रयोग करना है। तो चौथा कहता है ठीक है, मैं पेड़ पे चढ़ जा रहा हूँ, फिर तुम अपना इसको जिंदा करना। और वही होता है कि वो उस शेर को जिंदा कर देते हैं और वो उन तीनों को मार देता है और अंत में बच जाता है। कुल मिला के पंचतंत्र ने पशु पक्षियों के माध्यम से, स्टोरियों के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, मौर्य साम्राज्य।